हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 96 से लेके 103 के बीच में पढ़ेंगे। अब देखो, ये बेसिकली सेक्शंस बात किसकी करते हैं? मेजरली ये जितने मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं ना, ये बात करते हैं एम्बिग्यूटी से रिलेटेड। जब भी कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उसके अंदर एम्बिग्यूटी होती है। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होती है? मतलब वो क्लियर नहीं है। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर नहीं है, मतलब क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। तो उस एम्बिग्यूटी को क्लियर करने के लिए क्या एविडेंस देना अलाउड है या नहीं अलाउड, है ना? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो यही हम इन सेक्शंस में पढ़ेंगे। अब ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि एम्बिग्यूटी के लिए, मतलब जो भी दिक्कत परेशानी उस डॉक्यूमेंट में है उसे क्लियर करने के लिए एविडेंस देना है या नहीं देना, हमें ये जानना होगा वो एम्बिग्यूटी है कैसी। तो दो तरीके की एम्बिग्यूटी है। एक होती है पेटेंट, ठीक है, जो कि हम सेक्शन 96 में पढ़ेंगे। अब बाकी जो होती है हमारी लेटेंट, जो कि हम लोग बाद के जो सेक्शंस है उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो 98, 99 और 100 ये मैं आपको बीएससी का सेक्शन बता रही हूँ। लेकिन अगर इंडियन एविडेंस एक्ट का बताऊँ तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 93 होगा और इधर होगा हमारा सेक्शन 95, 96 और 97, ठीक है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट का मैंने आपको सेक्शन बताया। अब ये एम्बिग्यूटी होती क्या है? पेटेंट मतलब क्या और लेटेंट मतलब क्या है? पेटेंट मतलब शक्ल से ही पता चल रहा है किसके अंदर, पढ़ते ही, मतलब जस्ट मैं डॉक्यूमेंट देख रही हूँ ना, ये जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट देखा मुझे पता चल गया इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, तो उसको ठीक करने के लिए एविडेंस देना अलाउड नहीं है। ये कहता है पेटेंट एम्बिग्यूटी। लेटेंट एम्बिग्यूटी ये कहता है कि मतलब जहाँ पे हाँ दिक्कत परेशानी तो है, क्लैरिटी तो नहीं है, एम्बिग्यूटी है, लेकिन 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 उसे क्लियर किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे एविडेंस अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 96। सो मैं आपके लिए रीड करती हूँ। तो मैंने आपको समझा दिया ना, मतलब यहाँ पे मतलब देख के डॉक्यूमेंट पता चल रहा है, ऑन इट्स फेस इट्स वेरी क्लियर, तो वहाँ पे कोई एविडेंस अलाउड नहीं है। आई एम रीडिंग इट। When the language used in a document is on its face ambiguous or defective, ठीक है, ambiguous है या फिर defective है, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply defects, मतलब इस चीज़ का एविडेंस नहीं देना है जो कि इसको ठीक करे, जो एम्बिग्यूटी को क्लियर करे या डिफेक्ट को क्लियर करे, वो एविडेंस अलाउड नहीं है। अब इसका इलस्ट्रेशन बताती हूँ। A agrees in writing to sell a horse to B for 1 lakh rupee or 1,50,000 rupees. Evidence cannot be given to show which price was to be given, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, हॉर्स बेचने की बात हुई है ना, उसमें लिखा था 1 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे सामने से पता चल रहा है कि क्लैरिटी नहीं है ना। तो क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा ये बताने के लिए कि 1 लाख रुपए का बेचना है या फिर 1.5 लाख रुपए का बेचना है। क्लियर? Illustration B. A deed contains blanks. Evidence cannot be given of facts which would show how they were meant to be filled. तो एक डीड है कोई, उसके अंदर ब्लैंक्स है ना। अब इसका मैं ब्लैंक है, ठीक है, अभी मान लो एम्बिगुअस है या डिफेक्टिव है, एक तरीके का डिफेक्ट है, तो अब इस चीज़ के लिए आप एविडेंस नहीं दे सकते कि इस ब्लैंक में ये आना था या फिर इस ब्लैंक में ये चीज़ आनी थी, वो अलाउड नहीं है। तो ये क्या था? पेटेंट एम्बिग्यूटी। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। अगला सेक्शन बहुत ही प्यारा सा है, ज़्यादा ऐसा सच उसमें कुछ है नहीं। सेक्शन 97 है ना, बीएसए का हमारा सेक्शन 97। वो ये कहता है ना कि अगर डॉक्यूमेंट जो है उसका लैंग्वेज प्लेन है, क्लियर है, तो उसके बाद से हम एम्बिग्यूटी नहीं है तो हम आपको इस बात के लिए एविडेंस नहीं देने के लिए कहेंगे कि आप एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दो। वो एकदम क्लियर है, एकदम ठीक है, लेकिन आप कुछ एविडेंस दे रहे हो जिससे चांसेस है कि एम्बिग्यूटी आ जाए, तो वो एविडेंस अलाउड नहीं है। सो लेट मी रीड इट फॉर यू। When language used in a document is plain in itself, है ना, and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts, ठीक है। तो जो चीज़ क्लियर है ना उसे हम कॉम्प्लिकेट नहीं करने देंगे, जो चीज़ एकदम प्लेन है, सिंपल है, उसके अंदर हम एम्बिग्यूटी नहीं लाने देंगे आपको। आप अपने एविडेंस के थ्रू उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं ला सकते अगर बातें ऑलरेडी क्लियर है तो, ठीक है। चलो एक इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन देखते हैं। सेक्शन 97 का ये। ए सेल्स टू बी बाय डीड माई एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बिघास।
A has an estate at Rampur containing 100 bighas. Evidence may not be given of the fact that the estate meant to be sold was once situated at different place and of different size. मतलब क्या बोला गया कि डीड हुआ है ना, तो डीड में ये हुआ कि मेरा इस पर्टिकुलर जगह पे रामपुर एक जगह है, वहाँ पे जो है मेरा 1 बीघा ज़मीन है, मैं आपको बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे वहाँ पे रामपुर पे ए का जो है ज़मीन है भी, जो ए बेचने के लिए कह रहे हैं उसका ज़मीन है भी। तो इस बात के लिए आपको एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा कि रामपुर में कुछ ज़मीन यहाँ है, कुछ बीघा यहाँ है, कुछ बीघा यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, नहीं। बस ये बोला ना कितने बीघा ज़मीन बेच रहा है वो, है ना, और इतनी ज़मीन है ए की, दैट्स इट, क्लियर। हम अब मतलब उसे कॉम्प्लिकेट क्यों ही करना, जो चीज़ क्लियर है। तो ये था हमारा बेसिकली, ये तो नॉर्मल था, लेकिन जो हमारा 96 था वो बात करता था पेटेंट एम्बिग्यूटी की। अब बात करते हैं हम लोग लेटेंट एम्बिग्यूटी की। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे अपना सेक्शन 98। तो बात करते हैं हम लोग सेक्शन 98 की, ठीक है। अब ये लेटेंट एम्बिग्यूटी मतलब क्या, जिसे ठीक किया जा सकता है, चांसेस है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। पेटेंट एम्बिग्यूटी की तरह नहीं होता है ये। तो 98 बेसिकली क्या कहता है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज है ना वो तो प्लेन है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स है ना और जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो थोड़ा मिसमैच हो रहा है ना। मतलब जो डॉक्यूमेंट में लिखा है, जो हकीकत है उसमें मतलब थोड़ा मिसमैच है, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो यहाँ पे एविडेंस देना अलाउड है, एविडेंस इस बात का देना अलाउड है। मतलब ये जो दिक्कत परेशानी क्रिएट हो रही है ना, जो मिसमैच है, इसको क्लियर किया जा सकता है। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाती हूँ। ये सेक्शन 98 में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए जो है ना वो एक डीड बनाता है और बी को अपना घर बेचता है और कहता है कि मेरा घर कोलकाता में है, लेकिन कोलकाता में तो एक्चुअली में ए का कोई घर रहता ही नहीं है, लेकिन उसका घर जो रहता है, मतलब जो भी लैंड है वो हावड़ा में रहता है। तो इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट में मैंने ये लिखा है कोलकाता, मेरे कहने का मतलब था जो मेरा घर हावड़ा में है, दैट्स इट, और कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर फैक्ट्स अलग हैं, है ना, और जो हमने डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। मैं आपके लिए एक बार सेक्शन रीड कर देती हूँ। व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ, देखो लैंग्वेज एकदम प्लेन है, बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, एविडेंस में बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन ए पेक्यूलियर सेंस, क्लियर। चलो, तो अब बात करते हैं सेक्शन 99 की, ठीक है। ये ऐसा चीज कुछ हार्ड नहीं है, बस इतना कहता है कि जो डॉक्यूमेंट हमारा बना है ना, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एक से ज़्यादा पर्सन पे अप्लाई कर रहा है या फिर एक से ज़्यादा चीज़ पे अप्लाई कर रहा है। तो इस बात के लिए एविडेंस दिया जा सकता है कि एक्चुअली में ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस पे अप्लाई होगा। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए जो है बी के साथ अग्रीमेंट करता है, बी एक ड्राइवर है, उसके पास टैक्सी है, ठीक है। तो उससे अग्रीमेंट करता है कि मुझे श्रीनगर जाना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बस इतना लिखा है अग्रीमेंट में कि उसको श्रीनगर जाना है। अब श्रीनगर कौन सा वाला, जम्मू एंड कश्मीर वाला कि उत्तराखंड वाला, कौन से श्रीनगर जाना है। तो इस बात के लिए जो है एविडेंस दिया जा सकता है कि ये उत्तराखंड वाले की बात हो रही है कि जम्मू एंड कश्मीर वाले की बात हो रही है, समझ आया। तो मैं आपके लिए एक बार रीड करती हूँ इसको, सेक्शन को। When the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several persons or things, evidence may be given of facts which shows which of those person or thing it was intended to apply to, है ना। तो इस बात का हम लोग एविडेंस दे सकते हैं कि एक्चुअली में किस पे अप्लाई करना चाहती ये एग्रीमेंट है, किसके कंटेक्स्ट में, इस वाले श्रीनगर के कंटेक्स्ट में है कि इस वाले श्रीनगर के कंटेक्स्ट में है। जैसे इलस्ट्रेशन में रीड करती हूँ। इलस्ट्रेशन ए अग्रीज टू सेल टू बी फॉर 1000 रुपी माई वाइट हॉर्स। ए हैज 2 white horses. Evidence may be given of fact which show which of them was meant, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं कि 2 white horses है उसके पास, तो बात हुई थी व्हाइट हॉर्स की, है ना, थोड़ा अलग तरीके का हॉर्स है ये, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही वाइट हैं, तो यहाँ पे एविडेंस दिया जा सकता है कि कौन से वाले वाइट की बात कर रहा था, है ना। तो ये हो गया। अभी वाला वैसा ही सेम एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको श्रीनगर वाला दिया था, तो इसे आप रीड कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे हमारा अगला जो है वो है सेक्शन 100। अब बात करते हैं सेक्शन 100 की, ठीक है। इतना इसमें कुछ है नहीं, सेक्शन 100 में बहुत आसान है। इसमें क्या है ना कि जो हमारे डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखी गई ना थोड़ा मिसमैच कर रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या, जो चीज़ लिखी गई है ना वो कुछ बातें तो इस
इस फैक्ट से कुछ अग्री कर रहा है और कुछ बातें इस फैक्ट की बता रहा है, मतलब दो फैक्ट्स है, आधा कुछ इस फैक्ट के बारे में बात कह रहा है और कुछ इस फैक्ट के बारे में बात कह रहा है। हाँ, समझ नहीं आ रहा है ना क्या कह रही हूँ। देखो एग्जाम्पल देती हूँ। एक आदमी रहता है, ठीक है, बड़ा ही धनी आदमी है। अब वो जो धनी आदमी ए, उसकी ज़मीनें हैं बहुत सारी जगह, तो बी से कहता है, बी के साथ अग्रीमेंट करता है कि मैं तुम्हें अपनी ज़मीन बेचूंगा। वो कहता है कि मेरी कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में मेरी एक ज़मीन है ना, वो ज़मीन जो है वो श्रीधर का एक इंसान नाम का आदमी है ना, श्रीधर ने वो ज़मीन जो है ले रखी है, तो तुम क्या करो, वो ज़मीन ले लो। लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है, ये तो था इन लोग का अग्रीमेंट। समझ आया क्या अग्रीमेंट है? ए कहता है बी से मेरी कोलकाता में एक ज़मीन है, उसे श्रीधर ने ले रखी है। लेकिन अब पता क्या चलता है, हमें ये बात पता चलती है कि जो कोलकाता में जो ज़मीन है, ए की ज़मीन तो है कोलकाता में, लेकिन वो श्रीधर के पास नहीं है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती। पहला फैक्ट तो ये कि ज़मीन है कोलकाता में, लेकिन वो श्रीधर के पास नहीं है। दूसरी बात, उसके पास एक ज़मीन है गुजरात में, ठीक है, वो है श्रीधर के पास। तो अब इस बात का एविडेंस देना अलाउड है कि वो कौन सी ज़मीन कहना चाह रहा था, गुजरात वाली ज़मीन की बात कर रहा था कि कोलकाता वाली ज़मीन की बात कर रहा था। तो इसके लिए जो है एविडेंस देना अलाउड है। समझ आया? मतलब डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था कि एक मेरी ज़मीन है जो कि कोलकाता में श्रीधर के पास है, वो तुम ले लो। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है, मतलब ये फैक्ट्स मिसमैच कर रहे हैं, है ना। फैक्ट्स कुछ और है ना। फैक्ट्स ये है कि है तो ज़मीन कोलकाता में, लेकिन वो श्रीधर के पास नहीं है। और दूसरा, श्रीधर के पास ज़मीन तो है, लेकिन वो कोलकाता में नहीं, गुजरात में है। समझ आया? रीड करती हूँ एक बार आपके लिए। इलस्ट्रेशन एकदम सेम ऐसा है, वो आप खुद रीड करना। मैं आपके लिए सेक्शन रीड करती हूँ। व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड अप्लाइज पार्टली टू वन सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, है ना, एक तो कुछ इस फैक्ट पे लग रहा है ना, एंड पार्टली टू द अनदर सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, कुछ इस फैक्ट पे लग रहा है, बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू ईदर। अब पूरा एक किसी पे पूरा नहीं लग रहा है डॉक्यूमेंट। Evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply. Clear? Okay. अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 101। ठीक है, ये क्या कहता है, मतलब सपोज क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं, ऐसे करेक्टर्स, ऐसे सिंबल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें लिखी रहती है ना जो कि इलेजिबल होती है, मतलब जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम एविडेंस दे सकते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। होता है ना, कुछ एक इंडस्ट्री का कुछ लैंग्वेज होता है, कुछ कंपनीज का कुछ लैंग्वेज होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कुछ लैंग्वेज होता है, तो उसका मतलब नहीं समझ आ सकता है, तो वहाँ पे एविडेंस देना अलाउड है। अब जैसे कि मैं आपके लिए रीड करती हूँ, इलस्ट्रेशन भी रीड करती हूँ। एविडेंस में बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलेजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल करेक्टर्स ऑफ फॉरेन, ऑब्सोलीट, टेक्निकल, लोकल एंड रीजनल एक्सप्रेशन। देखो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, ऑफ एब्रीविएशन एंड ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पिक्यूलियर सेंस। अब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं आजकल, तो इतने सारे शॉर्ट फॉर्म्स, अगर कोई सोशल मीडिया पे देखा जाए तो इतने तरीके के एब्रीविएशंस बन चुके हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म बन चुके हैं, जिसका मतलब पता करना किसी पढ़ाई से कम नहीं है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है ये एविडेंस दिया जा सकता है कि एक्चुअली में मतलब क्या था। अब इसका एक इलस्ट्रेशन है कि ए जो है वो एक, वो होता है ना जो स्कल्पचर बनाते हैं, तो उसने ये बोला कि बी को मैं अपने सारे मॉड्स तुम्हें बेच दूंगा। अभी मॉड्स का मतलब क्या है, उसके पास मॉडल्स भी थे, है ना, और उसके पास मॉडलिंग टूल्स भी थे, तो मॉड्स का मतलब क्या है ना। तो इसके लिए जो है एक्चुअली बेचना क्या चाह रहा था, मॉडल्स या फिर मॉडलिंग टूल्स, किसकी बात कर रहा था, तो इस बात के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। अब मॉड से मैं क्या समझूँ, मॉडल्स भी हो सकते हैं जो उसने बनाए हैं, या फिर मॉडलिंग टूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 102 ये ऑलरेडी जब मैंने आपको सेक्शन 94 और 95 पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे वो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, से पिछली वाली जो वीडियो है वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये हमारा सेक्शन 102 तक हमारा डॉक्यूमेंट से जो रिलेटेड था, है ना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी लॉस थे वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब 103 क्या कहता है, 103 कुछ भी नहीं है, ये मैं आपके लिए रीड करती हूँ। बेसिकली इंडियन सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड ये बात कर रहा है। तो बोला है कि नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी टेकन टू अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्ट, है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो हमारे बीएसए को ओवरराइड करेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस मामले में, अगर वो विल्स के रिगार्डिंग है तो इफ इट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स, लिखा है क्लियरली, विल्स की जो बातें कर रही हैं उस रिगार्ड में इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो हमारे बीएसए को ओवरराइड करेगा। किसकी सुप्रीमेसी होगी यहाँ पे रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स, किसकी सुप्रीमेसी होगी, इंडियन सक्सेशन एक्ट। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी फीडबैक डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।